क्या फॉर्मूला था, मोबाइलिटी कैसे निकालते हैं बताओ। मोबाइलिटी का सिंबल था म्यू, है ना। तो मोबाइलिटी निकाली जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। आपको देखना होता है यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में वायर में कितनी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में तो मोबाइलिटी ज्यादा होगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी तो मोबाइलिटी कम होगी। अब यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिवीजन में आएगा, नीचे आएगा ना। जो भी यूनिट चीज हो जाती है उसको फिर डिवाइड करना होता है। ठीक है। यूनिट एरिया अगर वो लगाया है तो फिर एरिया से डिवाइड होता है। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड वो लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने आपको पढ़ा दिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। वैद्युत प्रतिरोध। रेजिस्टेंस का मतलब बैरियर। अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मतलब इलेक्ट्रॉन का बैरियर। इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर में मूव करेंगे, वायर में मूव करेंगे, तो रास्ते में कुछ ऐसी उनके बाधाएं आएंगी जिसकी वजह से उनका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो कम हो जाती है ना। यानी उनका जो फ्लो है उसमें क्या आ जाता है, रेजिस्टेंस आ जाता है, बैरियर आ जाता है। उस रुकावट को ही, उस बाधा को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। यानी जब किसी वायर में करंट फ्लो होगा तो करंट के मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या कहलाती हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहलाती हैं। अब ये बाधाएं क्यों आती हैं और इन बाधाओं को हम कैसे कम या ज्यादा कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। और जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी समझेंगे, है ना। तो पहले इसकी जो ओरल डेफिनेशन बन सकती है ऊपर ऊपर की उसको लिखो। तो लिखो, जब किसी चालक तार में जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा के मार्ग में आने वाली तो धारा के मार्ग में आने वाली बाधाओं को धारा के मार्ग में आने वाली बाधाओं को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम में अगर ये डेफिनेशन लिख के आएंगे तो गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरह से सही भी नहीं है ना। मतलब इससे हम ये तो समझ जाते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है, पूरा डिटेल में नहीं समझ पाते हैं। तो जो एग्जाम में डेफिनेशन लिख के आनी है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। समझने के लिए डेफिनेशन ठीक है। तो अब देखो जरा समझो, हम यहाँ पर एक क्या ले लेते हैं, कंडक्टर। यानी ये मैंने कोई वायर का पीस ले लिया है ना। अब मान लो इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी वगैरह से, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं। ठीक है, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है। और अगर मैंने इसको वायर से या बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, तो बताओ किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, उधर या इधर। इधर बनेगी ना, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ये क्या बन गई, वायर के अंदर बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसमें इधर मूव करने लगेंगे। अब देखो जब ये मूव करेंगे ना वायर में,
तो बताओ क्या वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन ही है क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन के अलावा और वायर में क्या क्या है? एटम है, और वो एटम भी है जिनसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो बताओ जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो फिर वो एटम कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज? इलेक्ट्रॉन निकल गया तो फिर एटम क्या, एटम को क्या कहेंगे हम? पॉजिटिवली चार्ज एटम हो गया ना, वो पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, यानी उनको कहेंगे धन आयन। यानी वायर के अंदर वो एटम भी हैं जिनसे ये इलेक्ट्रॉन निकले हैं। ठीक है, तो उनको हम ऐसे करके यहाँ बना देते हैं, उनको कहा जाता है कर्नल। ऐसे करके बना देते हैं, ऐसे करके ये एटम है ना। अब देखो ये जो एटम है, जितने ज्यादा ये पॉजिटिव आयंस होंगे वायर के अंदर, मतलब वो एटम होंगे जिनसे इलेक्ट्रॉन निकला है, उतना ज्यादा वायर का रेजिस्टेंस होगा। क्योंकि जो मैंने आपको अभी लाइन लिखवाई कि करंट के रास्ते में बाधा आ जाती है, वो बाधा और कोई नहीं, ये एटम ही होते हैं, पॉजिटिव आयन। मतलब जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन इन एटम से बार बार क्या करेगा? कोलिजन करेगा, टकराएगा। और अगर एटम ज्यादा है तो टक्करें भी क्या होंगी? ज्यादा होंगी, कोलिजन ज्यादा होंगे, तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस ज्यादा है। और अगर पॉजिटिव आयन कम है तो फिर रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम होगा। तो बात समझ में आ रही है रेजिस्टेंस कैसे आया? जो इन एटम से इलेक्ट्रॉन निकला था वो एटम वायर में ही प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन फ्री तो हो गया है लेकिन मूव तो वायर में ही करना है ना, तो वो एटम से बार बार क्या करेगा? कोलिजन करेगा, जिस वजह से वायर के अंदर क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब ऐसा कोई वायर दुनिया में पॉसिबल नहीं है जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो। ऐसा वायर हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा? इन पॉजिटिव आयन को नहीं होना पड़ेगा, होंगे ही नहीं वायर में। अब बताओ अगर ये पॉजिटिव आयन ही नहीं होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से होंगे? तो कोई ऐसा वायर, कोई ऐसा कंडक्टर, कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं जिसका रेजिस्टेंस क्या हो? जीरो। मान सकते हैं आइडियल केस में कि मान लो किसी कंडक्टर या वायर का रेजिस्टेंस जीरो है, मान लो, मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं ना, लेकिन एक्चुअल में किसी भी वायर का रेजिस्टेंस जीरो, कम हो सकता है लेकिन जीरो नहीं। बात समझ में आ गई? ठीक, तो इसी को बोला जाता है रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस को जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये तो मैंने आपको क्या बता दिया? कॉज ऑफ रेजिस्टेंस बता दिया कि रेजिस्टेंस का कारण क्या है ना। तो ये मैंने आपको बताया कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। अब अगर बात करें कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कैलकुलेट कैसे करेंगे हम रेजिस्टेंस को? तो कैलकुलेशन के लिए एक बहुत ही वेल नोन फॉर्मूला है इसका, जानते हैं? वो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय आई। इस फॉर्मूले के थ्रू आप रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला ये क्या बता रहा है? अगर आप बैटरी ने जितना वोल्टेज लगाया है वो, उसको डिवाइड कर देते हैं किससे? जितना करंट बना है उससे, तो आपको पता चल जाएगा कि वायर में रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, और एक बात सुनो, ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये एक कांस्टेंट टर्म है। रेजिस्टेंस वायर का क्या होता है? कांस्टेंट होता है। सपोज करो ये एक वायर है, ठीक है, अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने हैं, वो तो चेंज नहीं हो सकते ना। अब मैं करंट बढ़ा दूं, वोल्टेज बढ़ा दूं, क्या उससे रेजिस्टेंस में कोई फर्क पड़ेगा? क्या उससे फ्री इलेक्ट्रॉन को कोई फर्क पड़ेगा? क्या उससे पॉजिटिव, ये जो हमारे आयन हैं इनको कोई फर्क पड़ेगा करंट बढ़ाने से? नहीं पड़ेगा ना। तो वोल्टेज बढ़ाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कहेंगे जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है। जैसे कैपेसिटेंस था, कैपेसिटी थी, तो कैपेसिटी अगर किसी कैपेसिटर की हमने बता दी इतनी है तो फिर तो उतनी रहती है ना। अब कैपेसिटर को कितना भी चार्ज दे दो, कितना भी वोल्टेज दे दो, क्या उसकी कैपेसिटी चेंज हो जाती है? नहीं होती, क्योंकि वो डिपेंड करती है उसके मटेरियल पर, उसके एरिया पर, है ना, और उसके प्लेट के बीच की डिस्टेंस पर, उस पर बताया था ना। तो वो अगर चीजें चेंज ना हो तो फिर वायर का रेजिस्टेंस भी कैसा रहेगा? कांस्टेंट। अगर कोई वायर है तो उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट, कोई दूसरा बड़ा वायर ले आओ तो रेजिस्टेंस चेंज उसका हो जाएगा, तो लेकिन उसका भी क्या होगा? फिर कांस्टेंट। कोई और बड़ा वायर ले आओ तो चेंज तो हो जाएगा लेकिन उसके लिए वो भी क्या होगा? तो रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, और एक चीज और आगे पढ़ोगे, इंडक्टेंस, ये तीनों चीजें क्या होती हैं? कांस्टेंट टर्म होती हैं। ये डिपेंड करती हैं आपके मटेरियल पर, कि मटेरियल की लेंथ कितनी है, मटेरियल का एरिया कितना है, इन सब चीजों पर डिपेंड करती हैं। वोल्टेज और करंट पर डिपेंड अभी
कुछ मिनटों बाद मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही होता है। अभी जब हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे ना, एक्चुअल में ये जो लिखा है ये ओम्स लॉ ही है ना। तो मैं अभी ओम्स लॉ मतलब आपको ऐसे बताया नहीं कि ये ओम्स लॉ है, अभी केवल इसको हम कैसे पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस की टर्म में। ओम्स लॉ बताऊंगा तब ये फॉर्मूला फिर डिराइव कराऊंगा कैसे आया है, ठीक है, मतलब उसको सब बताया जाएगा, उसका प्रूफ भी करेंगे आगे। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट नोट करो और इसमें लिखो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस में मैं दो लाइनें बोलना चाहता हूँ, उसको लिखो। देखो चालक तार में इलेक्ट्रॉन जब चालक तार में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो वे बार बार धन आयनों से टकराते हैं, बार बार धन आयनों से टकराते हैं, जिसके कारण जिसके कारण तार में प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, के कारण तार में प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अरे बात समझ में आती है। अब कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस में एक फॉर्मूला नोट कर लो, R इज इक्वल टू बी अपॉन आई। यहां पर R जो है वो रेजिस्टेंस है वायर का, B है वोल्टेज अप्लाइड, पोटेंशियल अप्लाइड, और I है आपका करंट, प्रोड्यूस करंट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस समझ गए आप कि वायर का रेजिस्टेंस होता क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या उसका फॉर्मूला है कैलकुलेशन। अब हम अच्छा, इसका अगर जस्ट उल्टा पूछा जाए आपसे तो देखो जैसे इलेक्ट्रिक, इसका जस्ट रिवर्स कर दो उल्टा। जैसे ये क्या है, ये ऑब्स्टिकल्स है, मतलब बाधाएं हैं। अगर बाधाओं का उल्टा पूछा जाएगा क्या होगा, जहां बाधाएं ना हो, मतलब प्रतिरोध का उल्टा चालकता, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस का बिल्कुल रिवर्स, उल्टा, रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट और कंडक्टेंस का मतलब रुकावटों का कमी, मतलब चालन, रुकावटें ना होना, है ना। तो अगर एक नंबर में डेफिनेशन पूछते हैं कंडक्टेंस बताओ, यानी चालकता बताओ क्या होती है, तो कंडक्टेंस में भी लिख दो, लिखो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, ठीक है। तो देखो जरा इधर, यहाँ पर यूनिट अगर रेजिस्टेंस की बात करें हम, तो रेजिस्टेंस की यूनिट बताओ क्या होती है, ओम, है ना। सिंबल होता है ऐसे करके ओमेगा, ये जो सिंबल है ओमेगा का, इसको ओम पढ़ते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई ओम। अगर डायमेंशन की बात करूं तो क्या होगी, रेजिस्टेंस की डायमेंशन पूछ लेते हैं भाई एक नंबर में। तो डायमेंशन हम किससे निकालते हैं, यूनिट से। तो ये यूनिट वी की क्या होगी, वोल्ट, है ना। तो वोल्ट होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर। तो रेजिस्टेंस की यूनिट ये भी हो सकती है वोल्ट अपॉन एम्पियर, या सीधे सीधे क्या हो जाएगी, ओम। ओम का ज्यादा यूज होगा, ठीक है। अब वोल्ट अपॉन एम, ओम से डायमेंशन नहीं निकाल सकते ना, डायमेंशन तो इससे निकालेंगे वोल्ट पर एम्पियर से।
तो वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट की यूनिट बताएगा कोई? वोल्ट की क्या होती है? तो यूनिट कह रहा हूँ, डायमेंशन बताएगा कोई वोल्ट की? देखो अगर याद ना रहे तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये फॉर्मूला पढ़ाया था ना हमने आपको पोटेंशियल का, इससे निकाल सकते हो। डब्ल्यू की तो याद है या डब्ल्यू की भी भूल गए? डब्ल्यू की भी भूल गए ना, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। याद है? तो फोर्स की बताओ क्या थी? एम एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस की एल, तो डब्ल्यू की क्या आ जाएगी? एम एल स्क्वायर टी माइनस, और अगर फोर्स की भी भूल जाओ ना तो इस फॉर्मूले से निकाल लेना है, एफ बराबर एम ए से। अगर भूल जाओ, ऑप्शन तो बहुत है ना हमारे पास, तो इससे निकाल देना, एफ बराबर एम ए, एम मास की एम होती है। अगर एक ही भूल जाओ वैसे एक ही भूल जाओ तो है उसके लिए भी, ए इक्वल टू बी अपॉन, ये होता है ना, तो निकाल। अगर बी की भी भूल जाओ तो बी इक्वल टू एस अपॉन टी। अब बिल्कुल फंडामेंटल आ गए, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, डिस्टेंस की एल, टाइम की टी, यहाँ रखोगे, फिर यहाँ रखोगे, फिर यहाँ रखोगे, तो ये डब्ल्यू आ जाएगा। कैसे भी करके निकाल लेते हैं बच्चे, अगर फॉर्मूले याद है तो, है ना? हाँ, तो ये कितना आ गया बताओ? डब्ल्यू की क्या आ गई? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और चार्ज की क्या होती है? ए टी। इसको ऊपर लेके जाओ जरा, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री हो जाएगा ना, और ए माइनस वन। ठीक है, ये किसकी आ गई? अरे किसकी आ गई? वी की। तो वी की रखो, ऊपर आ रही है वी की, करंट की आएगी नीचे, तो वी की डायमेंशन क्या आ गई? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। करंट की क्या होती है बताओ? ए होती है बस, एम्पियर, फंडामेंटल है ये तो। ठीक है, तो ए ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस। ठीक है, तो ये हो गई यूनिट, ये हो गई डायमेंशन, लिख लेना। समझो इसको, इसको समझो पहले। कंडक्टेंस हमने बताया, इसका जस्ट क्या कर दे, रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम, यानी रेसिप्रोकल, यानी उल्टा। कंडक्टेंस का सिंबल सी से भी लिखते हैं, जी से भी लिखते हैं, जी लिख देते हैं चलो। तो जी इक्वल टू वन अपॉन क्या हो जाएगा? हाँ, रेजिस्टेंस का उल्टा करोगे तो वन अपॉन आर हो जाएगा ना, है ना? तो ये इसका क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला कंडक्टेंस का। और बताओ इसकी यूनिट क्या होगी? तो देखो वन अपॉन ओम, ओम का उल्टा, तो ओम का उल्टा हम लिखते हैं क्या? ओम का उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? ओ एच एम, ओम है ना, तो उल्टा करोगे एम एच ओ हो जाएगा ना, मो। तो इसकी यूनिट है मो। समझ गए? मोह माया वाला मोह नहीं है ना, मोह, ओम का उल्टा मोह। उल्टा है ना रेजिस्टेंस का, है ना? और अगर इसमें लिखेंगे तो ये लिखेंगे ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। ठीक है, तो मोह कह दो या ओम इनवर्स कह दो, एक ही बात है। ठीक है, चलो नोट करो। अच्छा, डायमेंशन की बात करें इसकी तो क्या हो जाएगी? देखो जरा डायमेंशन, अगर आपको रेजिस्टेंस की पता है तो कंडक्टेंस की बता दोगे, इसकी क्या कर दो? उल्टी, ऐसे करके लिख दो। अब ये सारी टर्म कहाँ जाएंगी बताओ? ऊपर जाएंगी ना, तो इनको ऊपर लेके जाओगे तो एम की पावर माइनस वन हो जाएगी, वन है यहाँ पे। एल कितना हो जाएगा? माइनस टू। टी कितना हो जाएगा? थ्री। ए कितना हो जाएगा? टू। तो ये कंडक्टेंस की डायमेंशन, नोट करो इतना पहले जल्दी। हेडिंग डालो, ओम्स लॉ। पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, देखो आपने आई पढ़ा, आई करंट, उसके पहले आपने वी पढ़ा था, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, और अभी जस्ट कुछ मिनट पहले आपने आर भी पढ़ लिया, मतलब रेजिस्टेंस। ये तीनों अलग अलग क्वांटिटी है, आई अलग है, पी अलग है, और आर अलग है। आई मतलब करंट, वी मतलब पोटेंशियल, और आर मतलब रेजिस्टेंस, लेकिन इनमें इंटरलिंक है आपस में कहीं ना कहीं। पोटेंशियल लिंक है करंट से, और करंट लिंक है रेजिस्टेंस। करंट फ्लो होगा, बाधा आएगी तो रेजिस्टेंस, करंट क्यों फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो होगा। तीनों आपस में क्या है? कनेक्ट है। इन तीनों को ही किसने पढ़ा?
जॉर्ज साइमन ओम ने भी पढ़ा, तीनों को। और इन तीनों के ऊपर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी रिसर्च करने में कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है, करंट में, वोल्टेज में और रेजिस्टेंस। और थ्रू आउट लाइफ पूरा काम करने के बाद उन्होंने अपना एक लॉ दिया जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, अब ओम्स लॉ क्या कहता है, देखो ध्यान सुना। ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज और करंट, मतलब जितना आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो किसी सर्किट को दे रहे हो, कितने वोल्ट की बैटरी लगा रहे हो वो, और उसमें उस वजह से जितना करंट फ्लो हुआ वो, उन दोनों का जो रेशियो आप निकालोगे ना, तो हमेशा क्या आएगा, क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, फिक्स, ये चेंज नहीं होगा। बट कंडीशन ये है, कंडीशन भी है, ये कंडीशन होनी चाहिए, आप उस सर्किट का यानी उस वायर का ना तो टेम्परेचर चेंज करेंगे, ना प्रेशर चेंज करेंगे, ना उसका एरिया चेंज करेंगे, और खासकर टेम्परेचर, क्योंकि ये चीजें तो चेंज होती नहीं है, नॉर्मली चेंज नहीं होती, टेम्परेचर बदलता रहता है। हाँ, थोड़ी सी हीट दे देंगे टेम्परेचर बदल जाएगा। तो खासकर आपको फोकस किस पर करना है, टेम्परेचर। हालांकि प्रेशर और एरिया भी बदल गया ना तब भी ओम्स लॉ चेंज हो जाएगा। एरिया तो फिक्स हो जाता है ना, एरिया तो बदलेगा नहीं। चलो एरिया को हटा देते हैं, टेम्परेचर प्रेशर रहने दें। तो अगर आपने कंडीशन ये रखी है कि आप उस वायर का ना तो टेम्परेचर बदल रहे हैं, ना आप उसका प्रेशर चेंज कर रहे हैं, तो आप जिस बैटरी को कनेक्ट करोगे उसका पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें जो करंट फ्लो होगा वो, दोनों का जो रेशियो आएगा डिवाइड करने के बाद वो क्या आएगी, एक फिक्स वैल्यू आएगी, कांस्टेंट आएगा। कहने का मतलब यह है, ये कांस्टेंट आया इसका मतलब ये है कि जो V होगा ना वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, आई का। देखो आई को इधर ले जाओ, कांस्टेंट हटाओ, क्या आएगा, प्रोपोर्शनल। अब V प्रोपोर्शनल का मतलब आप समझते हैं कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे सर्किट के अंदर तो क्या बढ़ जाएगा, अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। उसी प्रोपोर्शन में करंट बढ़ेगा जिस प्रोपोर्शन में आपने वोल्टेज को बढ़ाया। अगर वोल्टेज 2 वोल्ट करिए तो 2 वोल्ट के ही प्रोपोर्शन में करंट बढ़ जाएगा, 3 वोल्ट करी तो 3 वोल्ट के प्रोपोर्शन में करंट बढ़ जाएगा। ऐसे मैं नहीं कह सकता कि 1 वोल्ट पे 1 एम्पियर बढ़ेगा, 2 वोल्ट पे 2 एम्पियर बढ़ेगा, ऐसे अभी जनरल नहीं कह सकते। 1 वोल्ट पे 1 एम्पियर, 2 वोल्ट पे 2 एम्पियर तब कहेंगे जब ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फिर V इक्वल टू किसके आ जाएगा, आई के। अब ये जो कांस्टेंट है ये क्या है, बताओ वायर में क्या चीज कांस्टेंट होती है, अभी बताया था, जस्ट अभी बताया ना, वायर का क्या कांस्टेंट रहता है, रेजिस्टेंस। तो ये कांस्टेंट और कुछ नहीं, बस क्या है, रेजिस्टेंस ही है। यानी V अपॉन आई का जो रेशियो कांस्टेंट आ रहा है वो कांस्टेंट किसको बता रहा है, रेजिस्टेंस को बता रहा है। तो अगर वायर का रेजिस्टेंस 1 है, हम क्या कह रहे हैं, अगर वायर का रेजिस्टेंस 1 है तो 1 वोल्ट बढ़ाओगे तो 1 एम्पियर बढ़ जाएगा, 2 वोल्ट पे, 3 वोल्ट पे, जिस प्रोपोर्शन में वोल्टेज बढ़ेगा उस प्रोपोर्शन में वायर के अंदर करंट भी बढ़ेगा। या इसका कुछ स्टूडेंट जस्ट अपोजिट भी कह सकते हैं, क्या, कि भैया आई प्रोपोर्शनल वी कहूंगा मैं तो, मैं क्या कहूंगा, आई प्रोपोर्शनल वी। वोल्टेज बढ़ने पर जब करंट बढ़ रहा है तो क्या करंट बढ़ने पर वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, ये तो ट्रू है ना, दोनों ही बात क्या है, ट्रू है। भाई ये मान लो कोई वायर है, इसमें मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस, तो यहां से इसमें करंट आ रहा है, इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ वोल्टेज है। तो अगर मैं इस आई की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। आई बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। करंट बढ़ने पे वोल्टेज बढ़ जाएगा या वोल्टेज बढ़ने पे करंट बढ़ जाएगा, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, गलत नहीं है। ओम का नियम ऐसे भी लिखा जा सकता है और ओम का नियम ऐसे भी लिखा जा सकता है। बात समझ में आ रही है। अब देखो, लेकिन जब आप इसको जब ओपन करोगे ना, देखो इसको ओपन करोगे तो समझ में आता है कि भैया V इक्वल आ जाएगा और इधर क्या आएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या ले रहे हैं हम, R, और R इंटू में क्या आ जाएगा, I। तो चलो यहां से तो समझ में आता है, और यहां से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालेंगे तो बन जाएगा V अपॉन आई। तो ये ओम्स लॉ हो गया, यहां से तो समझ में आता है। यहां से कंफ्यूजन आती है थोड़ी सी,
कि अगर इसको अगर मैं हटाऊं और आर लगाऊं तो आर, फिर बी नीचे आ जाएगा तो आई अपॉन बी आ जाएगा, ये तो बी अपॉन आई है। तो ये करेक्ट है, वो करेक्ट है। तो देखो यहां पर आप क्या कह रहे हो, करंट बढ़ने पर वोल्टेज बढ़ेगा, करंट बढ़ने पर वोल्टेज बढ़ेगा। यहां कह रहे थे वोल्टेज बढ़ने पर करंट बढ़ेगा। स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, बट यहां पर प्रोपोर्शनल में रेजिस्टेंस नहीं आएगा। यहां देखो प्रोपोर्शनल में आएगा कंडक्टेंस। बात समझ आ रही है? अब कंडक्टेंस क्या होता है, 1/r। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, v/r। बताओ, तो 1/r करोगे तो v/r हो जाएगा। तो यहां से r का फॉर्मूला देखो वही तो आया जो ओम का नियम है। तो इसलिए मैंने कहा था दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। करंट के बढ़ने पर वोल्टेज बढ़ेगा या वोल्टेज के बढ़ने पर करंट बढ़ेगा। क्या तो बात समझ में आ गई? नोट करो जरा इसको। कंडीशन ध्यान रखना, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं पढ़ी मैथ में? आपने पढ़ी है, क्या नाम है आपका, खुशी, पढ़ी है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन? क्या होती है बता दो जरा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ जो c है वो क्या है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्शन। और m क्या है बताओ, m क्या है जल्दी बताओ, m क्या है? अरे कोई तो बोल दो, m क्या है? ये पहली बार देख रहे हो क्या? देखा है ना, तो m को भी देखा होगा। m क्या है? अरे तो टेन थीटा m की बात है, dy अपॉन dx भी कह देते हैं इसको, स्लोप है ना m। तो ये इक्वेशन है किसकी, किसकी, स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन की। और इंटरसेप्शन उसका क्या है, c। अब हमारे पास जो इक्वेशन है, देखो पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ। हम v वर्सेस x में ग्राफ, सॉरी v वर्सेस i में बना रहे हैं, तो इसका एक एक्सिस क्या बताएगा, v, और इसका एक एक्सिस क्या बताएगा, i। ओम्स लॉ ने हुआ है v इक्वल टू आर आई, यही है भाई, यही है। इसको कंपेयर करो इस वाली इक्वेशन से, स्ट्रेट लाइन की। तो y एक्सिस पे कौन आएगा, देखो v, तो हमने y एक्सिस पर v लिया है, इज इक्वल टू आर आई, आई की जगह देखो x है ना, तो x एक्सिस पे कौन आएगा, i। अच्छा m की जगह यहाँ पर क्या है, r। मतलब अब देखो ये मैच कर रही है ना किससे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से। तो जाहिर सी बात है इसकी, इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अब वो स्ट्रेट लाइन बनेगी कहां से, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, कहां से बनेगी? तो देखो यहाँ c की वैल्यू कितनी है, वो जो इंटरसेप्शन है वो कितना है यहाँ पर, जीरो। इंटरसेप्शन जीरो का मतलब जीरो कहाँ होता है, ग्राफ में ओरिजिन होता है ना। यानी जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी वो ओरिजिन से बनेगी। ये यहाँ पर सी जीरो, अगर सी की कुछ वैल्यू होती तो फिर मान लो +2 होता, तो यहाँ से बनती स्ट्रेट लाइन, -2 होता तो यहाँ से बनती। ये इंटरसेप्शन है, मतलब ग्राफ में जो लाइन है स्ट्रेट लाइन कहाँ से स्टार्ट है। बात समझ में आ रही है? तो ओरिजिन से स्टार्ट है। अब देखो स्ट्रेट लाइन आ रही है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि करंट बढ़ेगा तो उसी प्रोपोर्शन में क्या बढ़ेगी। देखो यहाँ करंट बढ़ गया तो वोल्टेज भी बढ़ गई, फिर करंट बढ़ा देखो तो वोल्टेज भी बढ़ गई, फिर करंट बढ़ा तो वोल्टेज भी बढ़ गई। क्या ऐसे कह, तो वोल्टेज बढ़ गई तो करंट बढ़ गया, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब एक मिनट सुनो जरा। अब हमने क्या कहा कि ये जो आ रही है स्लोप है ना, स्लोप, स्लोप कैसे निकालते हैं बताओ, स्लोप कैसे निकालते हैं, टेन थीटा से, टेन थीटा से निकालते हैं ना। तो मान लो, मान लो ये जो ग्राफ जा रहा है स्ट्रेट लाइन वाला, ये हमारा एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है, थीटा पर है। यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो बताओ, अगर मैं इसमें टेन थीटा निकालूंगा तो टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है,
अरे बोलो भाई। ये मान लो मैंने ऐसे करके बना दिया ना, यहाँ जो वैल्यू है पोटेंशियल की वो मान लो बी है, यहाँ जो वैल्यू पोटेंशियल की वो मान लो आई है। तो अगर इसका टेन थीटा निकालूंगा तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये है ना, इसकी वैल्यू कितनी है देखो, बी, और बेस ये है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, आई। तो अगर टेन थीटा निकालूंगा, टेन थीटा का मतलब क्या निकाल रहा हूं मैं, इसकी स्लोप यानी एम, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है वी और बेस कितना है, आई। ये वी अपॉन आई क्या होता है, आर। यानी एम जो होगा, यानी जो स्लोप जो होगी वी आई कर्व की, वो क्या देगी आपको, रेजिस्टेंस। आर क्या रेजिस्टेंस है ना, लिखेंगे नोट पॉइंट में, द स्लोप, द स्लोप, स्लोप समझते हैं ना, ढाल, ग्राफ का ढाल है ना। तो यहाँ पर जो हमने स्लोप निकाला इसका, द स्लोप ऑफ द वी आई कर्व गिव्स, क्या देती है वी आई कर्व की स्लोप, क्या देती है, गिव्स, क्या दिया है इसने देखो, रेजिस्टेंस। यानी अगर कोई आपको वी आई कर्व दिया है और आपसे पूछा है रेजिस्टेंस बताओ, कोई ग्राफ दिया है क्वेश्चन में वी आई कर्व का और कह रहे हैं रेजिस्टेंस बताओ, तो आप उसकी क्या निकाल दोगे, स्लोप निकाल दोगे। जो स्लोप होगी वही उसका क्या होगा, नोट करो। हेलो, हेलो, ठीक है, इसको रफ कर दूं। ये बात याद रखनी, नोट पॉइंट में जो लिखवाई है, वी आई ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। और ये ग्राफ याद करना है, मतलब याद रखना है कि अगर कोई चालक तार या कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करेगा तो उसका पोटेंशियल और करंट का ग्राफ कैसा बनेगा, फॉलो करेगा तब स्ट्रेट लाइन बनेगा, नहीं करेगा तो नहीं बनेगा। कब नहीं करेगा, वो हम जब लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ पढ़ेंगे, या ड्रॉबैक्स, या लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स एक ही बात है ना, तो वो पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कब फॉलो नहीं करें, ठीक है। अब देखो इन्होंने तो अपनी पूरी क्या लगा दी लाइफ ये लॉ देने में, और तुमने कितनी देर में पढ़ लिया, 10-15 मिनट में। पूरी लाइफ का कंटेंट वो 15 मिनट में मिल गया, है ना। तब भी तुम्हें एग्जाम टाइम भूल जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। उनकी पूरी लाइफ लग गई इसे बनाने में। कम से कम थोड़ा तो याद रखो, थोड़ी तो इज्जत रख लो, है बुरा लगता है भाई दिल से। प्रूफ, अब हम प्रूफ देखते हैं कि ओम्स लॉ मतलब सही भी है या ऐसे ही हवा में बातें हो रही हैं। ऐसा तो सही है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल देखा गया है कि सही है ना। तैरी मैथमेटिकली प्रूफ देख लेते हैं। ये जो प्रूफ देख रहे हैं हम, ये मैथमेटिकली देख रहे हैं। एक्सपेरिमेंटली तो क्या है, प्रूफ है ही, सही है, प्रूफ है, ठीक है। मैथमेटिक्स लगाकर क्या ओम्स लॉ का फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं, उसको देखा है, ठीक है। बहुत आसानी से कर सकते हैं, देखो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम कह सकते हैं बाय, आपने एक रिलेशन पढ़ा है, बाय द रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी। बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट पर रिलेशन पढ़ाया आपको मैंने, क्या था फॉर्मूला बताओ, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या है, रिलेशन। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब बताओ वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आपको पढ़ाई गई है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कैसे होती है, सारा आपको मिल जाएगा, है ना, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर है उनमें। तो बताओ यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला बताया गया था, ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम, और टो, टो क्या था, रिलैक्सेशन टाइम, है ना। अब मान लेते हैं यहाँ पर है ये वायर एक हमारा, है ना, इसमें हम ओम्स लॉ का प्रूफ देख रहे हैं। ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ है एल, और इसको जो पोटेंशियल से लगाया गया है वो उसका पोटेंशियल है वी। कितना पोटेंशियल है, वी। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनका मास तो एम है, ये जो है ना एम जो आया है, मास एम है, और चार्ज ई है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वो ई है।
तो देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, E इज इक्वल टू वी अपॉन एल। बताओ पोटेंशियल और लेंथ की टर्म में लिख सकते हैं, कराया आपको ये फॉर्मूला मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट में, है ना। तो E की जगह वी अपॉन एल कर दो जरा, तो वी डी का क्या फॉर्मूला आएगा, E वी एम, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ध्यान रखो, E लिख देता हूँ, और नीचे क्या है L, और इनटू क्या है तो, ऐसा कर सकते हैं। इस वीडी की वैल्यू को कहां पुट कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो जरा, तो देखो क्या आएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से देखो क्या आ रहा है, आई इज इक्वल टू क्या आएगा, एन ई ए, वी डी की जगह ये सारा करो, तो ई वी एम ई एल, तो सिंपल कैलकुलेशन है, यहां से ई और ई क्या हो जाएगा देखो, ई स्क्वायर, तो आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर, और क्या है ए, और क्या है वी, है ना, वी कौन सा, पोटेंशियल वाला, ठीक है। अपॉन में इनटू में क्या है टो, और नीचे क्या है बताओ, एम ई और एल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इनटू एल, ठीक है। यहां से जो वी है ना, वी पोटेंशियल, इसको नीचे ले आओ। देखो तुम समझ गए ना मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वी अपॉन आई, ताकि आर आ जाए, क्योंकि ओम्स लॉ क्या है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन, यही तो ओम्स लॉ है, या ये प्रूफ कर दो या ये प्रूफ कर दो, या वी प्रोपोर्शनल आई, ये दोनों ही ओम्स लॉ एक ही चीज है दोनों, ठीक है। तो देखो यहां से क्या आएगा, क्या आया, इसके नीचे चला गया, तो यहाँ क्या बचा, एन ई स्क्वायर ए टो और एम ई इंटू, तो वी अपॉन आई तो तब बनेगा ना, आर तो तब बनेगा जब वी अपॉन आई हो, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अब हमें पलटना पड़ेगा, तो इसको वी अपॉन आई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, एम ई एल डिवाइडेड बाय क्या, एन ई स्क्वायर ए और टो, ठीक है। यहां तक पहुंच गए, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले रिलेशन का फॉर्मूला लगाया, फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया, इसमें ई की जगह वी अपॉन एल करा, ये वैल्यू यहाँ रख दी, यहाँ से वी नीचे करा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आसान है एकदम। बस बताओ एम ई क्या है, एम ई मास ऑफ, क्या चेंज होगा, कांस्टेंट है। बताओ एल क्या है, कंडक्टर की लेंथ, क्या चेंज हो जाएगी, नहीं होगी ना, मतलब जो कंडक्टर आपने ले लिया उसके लिए तो लेंथ फिक्स हो गई ना, तो एल कांस्टेंट है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, अगर कोई कंडक्टर ले लिया है तो उसके यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन फिक्स है कि वो भी चेंज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं ना। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, उसका वो कांस्टेंट, उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट। ए क्या है यहाँ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स है, और टो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, वो भी फिक्स है। यानी ये पूरी वैल्यू यहाँ पर क्या है दिखा रही है, ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट है ना। तो इस कांस्टेंट को हम क्या कह सकते हैं, आर, है ना, या ऐसे कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं वी प्रोपोर्शनल हो गया किसके, आई के। देखो आई इधर जाएगा, कांस्टेंट हटाओगे प्रोपोर्शनल आ जाएगा। या हम यहां पर कह सकते हैं कि ये जो पूरी वैल्यू है, ये किसके इक्वल हो जाएगी, आर के, क्योंकि आर भी तो क्या होता है, वी अपॉन आई का रेशियो कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को आर बोलते हैं। ये पूरी वैल्यू भी क्या आई है, कांस्टेंट, तो ये वैल्यू भी क्या हो गई, आर हो गई ना। वी अपॉन आई का रेशियो कांस्टेंट कुछ भी आएगा उसको आर बोल देंगे, तो ये भी क्या है, आर है। तो आर की यहाँ पे देखो, आर का एक फॉर्मूला मिल गया आपको, एम ई एल डिवाइडेड बाय क्या, एन ई स्क्वायर ए टो। तो देखा आपने, ये आर का देखो फॉर्मूला है, जिसपे आर एक्चुअली में डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चेंज होने वाला है नहीं, वायर की लेंथ पे। अगर बड़ा तार ले लोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एल ऊपर है ना, और देखो एरिया पे, एरिया अगर ज्यादा करोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो ये एक्चुअल फॉर्मूला है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, ये फॉर्मूला वो नहीं है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। बात समझ में आ गई, ये ओम्स लॉ का क्या हो गया हमारा प्रूफ, यहां लिख देंगे हेंस। कितना आसान है देखो, एग्जाम में आता है लॉन्ग में, है ना, तो नोट करो जल्दी। तो आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, इसके लिमिटेशंस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।